सबसे पहले संजीव राणा से ही शुरू करते हैं। संजीव जी बताइए, आदेश करें। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी, मेरा सवाल ये है कि 10वें भाव में सूर्य और बृहस्पति बैठे हुए हैं ठीक और है। 5वें में चंद्रदेव हैं ठीक और है। दूसरे में शनिदेव हैं। तो जी। 10वां घर जैसे 5वें को पैर से टक्कर मारता है, ठीक है। तो इसमें चंद्रदेव का कैसे बचाव करें और पहली बात तो शनिदेव दूसरे भाव से कौन सी दृष्टि। नहीं नहीं, पहली जी बात गुरु तो जी। ये समझना है, हर ग्रह, ये लाल किताब का नियम है, हर ग्रह अपने से 8वें पर बैठे हुए ग्रह को टक्कर मारता है। 5वें को जी गुरु नहीं, जी। 8वें को टक्कर मारता है। जो 10वें में ग्रह बैठा है वो पांचम भाव में बैठे हुए ग्रह को टक्कर मारेगा। क्यों मारेगा? जी क्योंकि 10 से लेकर के अगर आप 5वें भाव तक गिनोगे तो नंबर 8 आता है। तो इसलिए सेकंड में बैठे हुए ग्रह के साथ कोई डिस्टरबेंस नहीं है, वो टक्कर नहीं मारेगा। सिर्फ यहाँ पर टक्कर जो जी लग रही है वो आपके चंद्रमा को टक्कर लग रही जी। है। और ये नहीं, जो मेरा ये था चंद्रमा, कि वो जी, शनिदेव वहां से उनको कैसे मतलब दूसरा भाव का भी 10वें के साथ कनेक्शन है ना। ऐसे कनेक्शन तो हर ग्रह का, हर भाव का, हर एक से होता है। पर अगर टक्कर जी का गुरु नियम जी। लगाएं तो वो केवल नवम भाव में बैठे हुए ग्रह को टक्कर मारेगा। सेकंड में बैठा जी हुआ जी। ग्रह नवम भाव में बैठे हुए ग्रह को टक्कर मारेगा। ठीक है ये गुरु जी। होता है टक्कर का नियम। ठीक है। ठीक, लेकिन ये मैं जाना, शनिदेव के घर में बृहस्पति और सूर्य बैठे हैं ना, तो दूसरे से 10वें का भी कनेक्शन है, तो इनका दोनों का आपस में ऐसे क्या। ऐसे तो संजीव जी हर एक का हर एक से संबंध है ही है। ये तो जी हमें देखना है। हम, ये जो हमारी क्लास है, ये कंसेप्ट को जी क्लियर गुरु जी। करने की क्लास है। जैसे आपने कंसेप्ट रखा टक्कर का, तो वो मैंने आपको जी समझाया कि आप इस तरह से देखिए इसको। बाकी तो ठीक है। दसम भाव की आप बात करेंगे तो उसके फिर अपने अलग नियम है कि अगर शनि के नहीं, ग्रह मेरा में, शनि के घर हाँ में जी। अगर गुरु बैठेगा जी तो गुरु जी। गुरु के साथ सूरज भी बैठ गया, तो जी सूरज जो है गुरु को ताकत देने का काम करता है। अगर जी यहाँ पे गुरु अकेला बैठा होता तो कमजोर हो जाता। फिर जी हमें ये भी देखना पड़ेगा, क्या गुरु को कहीं और से भी बल मिल रहा है क्या? यानी कि कहीं गुरु तो मदद को, जो गुरु को कहीं चंद्रमा से मदद मिल रही है क्या? सूरज से तो मिल ही रही है, क्या मंगल से जी। मदद मिल रही है क्या? तो वो सब चीजों का देखने के बाद फिर निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है कि क्या इसका मतलब बनेगा। फिर फलादेश करना। ठीक है ठीक है। गुरु। ठीक है। ठीक है सर जी, ठीक है। अजय नायर प्रणाम जी, गुरु। प्रणाम। हाँ, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। सर, मेरा एक्चुअली एक जनरल क्वेश्चन है अपने कुल देवता कुल देवी के बारे में। बहुत बढ़िया। जैसे जैसे हम आजकल तो सभी को मतलब ट्रांसफर्स इतने जल्दी चले मतलब होते रहते हैं ट्रांसफर्स, एक टाउन से दूसरे टाउन, दूसरा स्टेट भी चले जाते हैं। तो कुल देवी से जो अटैचमेंट जो रहना चाहिए, और जो हर साल या हर 2 वर्ष 3 वर्ष में जाके माथा टेकना चाहिए या कुछ कुछ रिचुअल्स करना चाहिए, वो नहीं हो पाता क्योंकि डिस्टेंस की वजह से। तो हम जहाँ पे भी जाते हैं, जिस सिटी और टाउन में जाते हैं, वहाँ का जो डाइटी रहता है, हर एक सिटी या टाउन का कोई ना कोई डाइटी रहता है, उनके साथ किस हिसाब से ये कुल देवी का जो मतलब हम नहीं कर पा रहे हैं वो एड्रेस कर सकते हैं क्या रिलेशन में। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ऐसे समझना होगा, कुल देवी या कुल देवता, इसका कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। ये वो देवी या देवता होते हैं जो हमारे पूरे परिवार को सर, संकटों से बचाने का कार्य करते हैं। सर, स्थान देवता जो होता है, उसका आशीर्वाद इसलिए आवश्यक है सर, कि स्थान देवता हमें रोजगार देता है, क्योंकि हम उसके स्थान में आकर के रुपया पैसा कमा रहे हैं।
तो हमें उसके आशीर्वाद की आवश्यकता। राइट। कुल देवता का आशीर्वाद के लिए अगर आप दर्शन करने के लिए जाते हैं, अगर साल में एक बार ना भी हो पाए तो घर में जब भी कोई खुशी का प्रोग्राम हो, उस प्रोग्राम के बाद अवश्य जाना चाहिए। खुशी का प्रोग्राम मैंने ब्याह है, शादी है, घर में कोई नया मेहमान आ गया है, मतलब नया अच्छा। बच्चा हुआ है, उसके बाद कुल देवी देवता का आपको धन्यवाद देने के लिए जाते हैं। वो ये बताने का एक तरीका है कि आपके आशीर्वाद से जो हमने अपने घर परिवार में ये खुशी का कार्यक्रम रखा था वो सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। तो इस तरीके से आप वो कर सकते हो। स्थान देवता आप अपनी तरक्की के लिए, आप अपनी उन्नति के लिए आप कर सकते हो। तो अगर दोनों का क्या सामंजस्य है, तो हर दोनों शक्तियां अलग अलग हैं। वो मैंने आपको बताया कि स्थान देवता क्या कार्य करता है और हमारे कुल देवी देवता क्या कार्य करते हैं। अगर हमें ज्योतिष में अपनी कुंडली के माध्यम से पता करना है, खास करके उन लोगों को जिनको पता ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है कि हमारे कुल देवी देवता कौन से नहीं, तो उनको अपनी जन्म पत्रिका D20 चार्ट देखना चाहिए, जिसे हिंदी में विषांश कुंडली भी कहते हैं। और विषांश कुंडली का जो सेकंड हाउस है वो आपके कुल देवी देवता को बताता है। तो हमने जो एक कोर्स पढ़ाया था उसमें ये बड़ा डिटेल से समझाया गया था, कैसे इष्ट देवता देखते हैं, कैसे पालना देवता देखते हैं, कैसे स्थान देवता देखा जाता है, कैसे कुल देवी या देवता देखा जाता है। तो ये सारा डिटेलिंग है। अभी सुदीप जी ने लिखा है कि मेरा एक प्रश्न है, मैं प्रश्न उसी का लूंगा जो कैमरे पर अवेलेबल होगा, क्योंकि ये क्लास हमने इसीलिए रखी है केवल और केवल उन लोगों के लिए जो सिंसियरिटी दिखाएंगे। जो अपना केवल फोटो चिपका देंगे उनसे मेरा कोई वो नहीं है सरोकार, क्योंकि आप लोग कैमरे पर ऑन रहें तो ज्यादा बेटर है। अभिषेक जी थैंक यू सर, प्रणाम। प्रणाम। सर नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन सर गोचर से संबंधित है। जी बताएं अभिषेक जी। सर गोचर में ग्रह कुंडली का ग्रह में आपस में वो आपस में अगर देखते हैं तो उसका भी संबंध बनता है क्या? बिल्कुल संबंध तो होता ही है। ये तो गोचर का बड़ा प्यारे प्यारे सूत्र हैं गोचर के। शनि हमारे जीवन में हर 30 साल की उम्र में वापस उसी राशि में घूम के आ जाते हैं जिस राशि में बाय बर्थ होते हैं। उसका नियम है कि वो पहली बार गोचर कर रहे हैं या दूसरी बार गोचर कर रहे हैं। तो जब शनि ग्रह दूसरी बार गोचर करेंगे आपकी ही राशि में, तो किसी बड़े इवेंट्स की बात को की जाती है। अब ये इवेंट आपके लिए खराब भी हो सकता है, ये इवेंट ठीक भी हो सकता है। खराब इवेंट को समझने के लिए आपको उस समय के प्रेजेंट की दशाओं को समझना होगा। अगर दशा सिस्टम ये कहता है कि ये समय ठीक नहीं है तो ये दिक्कत दे सकता है। और अगर दशा बढ़िया चल रही है तो शनि भगवान आपके लिए अच्छा इवेंट क्रिएट करेंगे। तो क्या है कि सूत्र के बाद सूत्र ज्योतिष में अप्लाई होता चला जाता है।
तो इसका भी एक तरीका है देखने का। त्रिकोण और केंद्र देख सकते हैं। है जी। त्रिकोण और केंद्र देख सकते हैं, अगर एक ग्रह से दूसरा ग्रह। ये तो बेसिक नियम है, केंद्र में आया है कि त्रिकोण में आया है, पर देखने का तरीका मालूम होना चाहिए, सही तरीका क्या है गोचर को देखने का। अगर वो मालूम है तो आप लगा देंगे बहुत अच्छे तरीके सर से, कोई केंद्र ऐसी और बात। त्रिकोण में स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कौन होता है सर? केंद्र और त्रिकोण में की अगर हम बात करें तो त्रिकोण स्ट्रॉन्ग होता है मेरे ख्याल से। कोई स्ट्रांग नहीं है, इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, दोनों का काम ही अलग है। केंद्र जब होता है तो केंद्र में क्षमता बहुत है एनर्जी देने की, पर त्रिकोण में क्षमता बहुत है शुभता देने की। अब हर आदमी के पास अलग अलग दिमाग है, किसी को ताकत चाहिए, अगर उनसे पूछे भाई ताकत क्यों चाहिए, ताकत इसलिए चाहिए कि दूसरों को डराना है, धमकाना है, उनको पीछे छोड़ देना है, हमें आगे बढ़ जाना है। और मजाल है कि कोई कुछ हमसे आगे निकलने की कोशिश भी करे तो ताकत चाहिए। अब उसका माइंड सेट है ताकत का। और कुछ लोग कहते हैं हमें शांति पसंद है, तो कहेंगे भगवान त्रिकोण वाला ही मामला ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी नहीं देता पर सब कुछ देता है। अब कुछ लोग हैं वो कहते हैं बस भगवान का आशीर्वाद मिल जाए और क्या चाहिए। अब बात ठीक भी है, अगर भगवान का आशीर्वाद ही मिल गया तो उसको कम मेहनत से ज्यादा मिलेगा। एक आदमी कहता है नहीं नहीं मेहनत कितनी मर्जी करवा लो पर पावर चाहिए, तो भाग दौड़ तो सुबह से लेकर शाम तक करेगा ही करेगा। अब एक जो नेता होता है हार्ड वर्किंग नेता, वो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, पर कोई गारंटी नहीं है कि वो इलेक्शन जीत जाए। कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनका त्रिकोण बड़ा अच्छा है, मेहनत करे ना करे मौसम विज्ञानी की तरह पहले ही पता लगा लेते हैं कौन सी सरकार आएगी, तो वो अपना एक सूटकेस बना के रखते हैं। उस सूटकेस में वो हर पार्टी का झंडा रखते हैं। जैसे ही मौसम बदलता है कि फलाना पार्टी आने वाली है, वो झंडा लगा लेते हैं गाड़ी के सामने और उसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और अपने सत्ता की मलाई खाते रहते हैं। अब ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको जो त्रिकोण के हैं। अब ये आपको जनता में भी कम दिखाई देंगे, ये अपने आराम से फार्म हाउस में, होटल्स में, विदेश यात्राओं पे यहाँ मिलेंगे। बस एक ही टारगेट उनका रहता है कि ब्याह शादी किसी का नहीं छोड़ना, हर एक की जाकर के ज्वाइन कर, हर एक के पास जाकर के ब्याह शादी में दुआ सलाम करते रहना, जो आए उसको बड़ा मीठे से जवाब देना है, काम करें या ना करें किसी को मना नहीं करना। और वो बड़ी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे होते हैं। एक होते हैं कि हम क्रांति ले आएंगे साहब, हम तो अमूल चूल परिवर्तन कर देंगे साहब। वो बड़े संघर्षशील रहते हैं, वो बेचारे बोल बोल करके फंसे रहते हैं। शुगर बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है, बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो ये केंद्र का और त्रिकोण का सारा खेल है। अब हर आदमी का अपना अपना सोच है। कुछ लोग देखे होंगे ना बड़े सॉफ्ट नेता, हर सरकार में मिलेंगे ही मिलेंगे, आप कहीं चले जाओ आप। तो त्रिकोण की जो अपनी सोच है वो है भाग्य के द्वारा कम मेहनत से ज्यादा प्राप्त। आपको आपके ऊपर है कि आप किसको अच्छा समझे और किसका बुरा समझे। अगर आप त्रिकोण को अच्छा समझे, ये आपके ऊपर है। ये इसके विषय में मैं भी नहीं कहूंगा कि साहब त्रिकोण अच्छा कि केंद्र अच्छा। सर एक जब और सर एक क्वेश्चन और था सर। 1 4 7 10 में एक दोनों में कॉमन आता है, 1 5 9 और 1 4 7 10। तो 1 एक 4 7 10 में क्या बताया आपने? एक कॉमन आता है सर, 1 5 और 9 और 1 4 हाँ, 7 10 में एक कॉमन आता है। हाँ, तो प्रश्न क्या है? तो उसको त्रिकोण समझिए, केंद्र समझिए, आप दोनों समझिए। वो त्रिकोण भी है और वो केंद्र भी है। तो उसमें इसीलिए जब हम सुप्ता चेक भी है। करते हैं कि सबसे ज्यादा पूरी कुंडली में पावरफुल कौन है, वो पहला भाव, क्योंकि उसके पास केंद्र की ताकत भी है और उसके पास त्रिकोण की शुभता भी है। तो दोनों चीजें मिक्स हैं उसके पास। इसीलिए पहला भाव जो है वो सर्वोत्तम माना गया है।
और पहले भाव में अगर गड़बड़ी हो गई किसी के तो कहते हैं कुंडली गई। वो हमारे देसी भाषा में कहावत है ना कि गई भैंस पानी में। तो अगर लगन फंस जाए तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत क्यों होती है, इसके पीछे एक रीजन है। एक तो किसी के कहने पर मानता नहीं किसी की बात। जिंदगी में वो परेशानियां उठाता रहेगा, दिक्कतें उठाता रहेगा, और वो अपनी एक सोच के साथ चलता रहेगा। वो समाज के अनुसार बदलता नहीं है। कोई उसे कितना मर्जी समझा ले, जिद्दी हो। और बुढ़ापा भी आ जाता है तो यही कहता रहता है कि भाई मेरे विचार बहुत बढ़िया है, ये दुनिया जो है ना यही खराब है, अपन तो बिल्कुल ठीक है। तो पहले बीवी समझाने का प्रयास करती है कि तुम्हारे अंदर गड़बड़ियां हैं। फिर बच्चे समझाने का प्रयास करते हैं। रिश्तेदार तो एक दो बार ही समझाते हैं आजकल, ज्यादा समझाते ही नहीं है। वो पहले साइड हो जाते हैं कि छोड़ो भाई, लगन में ही गड़बड़ है, लगन में गड़बड़ है तो इसका कुछ नहीं हो सकता। अब मेरे जैसा ज्योतिषी भी होगा जो ये लगन की पावर को समझता है, अब वो देख ले कि किसी का लगन ही खराब है, लगन का स्वामी ही ठीक जगह नहीं प्लेस्ड है, तो बहस करना पसंद नहीं करेगा। कहेगा अच्छा बाबूजी आप जीते हम हार गए, पहले पहली शुरुआत में ही हम तो हार मान लेते हैं। क्योंकि वो सुबह से लेके शाम तक शीर्षासन भी करो तो नहीं मानेगा, और आप उसकी हाँ में हाँ मिलाओगे तो भी नहीं माने। और बोलो, अगर उसने कहा कांग्रेस बहुत अच्छी है और आपने तुरंत कह दिया हाँ बिल्कुल अच्छी है, तो आपको कहेगा आप सिद्ध करो कैसे अच्छी है। अब आपने सिद्ध भी कर दिया, बोला इतनी भी अच्छी नहीं है जितना आप बोल रहे हैं। आप कहोगे बंदा घूम कर रहा है तो शायद बीजेपी को चाह रहा होगा, बोला हाँ जी इसलिए मैं बीजेपी को वोट दूंगा। वो कहेगा बीजेपी तो कैसे खराब, ये तो टोटली खराब पार्टी है। अब आप सोचा यार ये तो बीजेपी के साथ भी नहीं मान रहा, तो कोई और पार्टी का नाम ले दो। बचना तो है ना आदमी ने, वो बहस नहीं करना चाहता, पर वो लगातार लगा रहेगा। और बाद में कहेगा अच्छा बाबूजी कल फिर मिलेंगे और हम इसी टॉपिक पे फिर बात करेंगे, अभी आपका टाइम नहीं है, अभी आपके पास शायद। आप घर पे जाने के बाद ये सोचेंगे कि चाह क्या रहा था, मैं तो इसकी हाँ में ही हाँ मिला रहा था, मैंने तो विरोध ही नहीं किया इसका, ये जिधर घूम रहा था मैं तो इसके पीछे पीछे घूम रहा था। इसीलिए अभिषेक जी लगन को सर्वोपरि माना है। क्यों कहा है, लग्नेश सदैव हितकारी। अगर लगन का लॉर्ड सही बैठा है या लगन में कोई ग्रह ठीक बैठा है तो पूरे जीवन भर का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। बेशक आप अमीर रहे कि गरीब रहे या मिडिल क्लास रहे, मायने वो नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपके आसपास के लोग आपको हमेशा सम्मान के दृष्टिकोण से देखेंगे, आपको पास बिठाने में खुशी महसूस करेंगे। अब आपको पता है कोई आदमी आपसे बिना मतलब बहस करेगा, आप एक बार झेलोगे, दो बार, तीन बार, चौथी बार आप भी किनारा करके भाग लोगे, भाई साहब ये इससे तो सुलटना ठीक नहीं। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि लोग शादियों तक में नहीं बुलाते कि कौन पंगे ले भाई भाई साहब से। और भाई साहब के विचार इतने क्रांतिकारी होते हैं कि वो पूछो मत। वो शुरू में अच्छे लगते हैं, बाद में गड़बड़ लगते हैं। तो ये मैंने इतना एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया कि आपको पता चल सके कि लगन की ताकत ज्योतिष में कितनी बड़ी कही गई है। अब कुछ लोग का ग्रह उच्च के हो जाते हैं, पर लग्नेश अगर पिट जाए तो उच्च का ग्रह भी उनको सिवाय परेशान करने के और कुछ नहीं करता। मान लो किसी का लगन का लॉर्ड ऐसे हाउस में बैठ जाए जहां पर लग्नेश की स्थिति को अच्छा नहीं माना जाता, छठे में, आठवें में, 12वें में, या तो भगवान की कृपा हो जाए कि गुरु ग्रह उसको देख ले, या गुरु बैठ जाए, या गुरु का आशीर्वाद वहां पे मिल जाए, या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि लगन को बल मिल जाए किसी तरीके से, तो सुधार पॉसिबल है। अगर वहां पर ऐसा नहीं होता, चाहे उसके एक ग्रह उच्च का हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो,
वो उस बेचारे के लिए सिवाय सिरदर्दी के और कुछ नहीं। और वो ज्योतिषियों से भिड़ता फिरेगा कि मेरा तो फलाना ग्रह उच्च का है, पर और ज्योतिषी ने अगर ये हाँ कर लिया कि हाँ साहब उच्च का है, मान गए तेरी बात, तो कहेगा फायदा क्यों नहीं हो रहा? अब बताओ, करो बहस उससे, आप फायदा गिनवा लो उसका। वो कहेगा नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ी देर बाद में समझदार ज्योतिषी समझ जाएगा भाई लगन का स्वामी दाएं बाएं बैठा है, इसके विचार इसके साथ बिल्कुल ठीक है। तो यही कह दो साहब आप बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो, आज नहीं तो कल फायदा जरूर मिलेगा। तो लगन की वो ताकत है, पर यहां में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। कुछ लोगों के लगन के स्वामी छठे में भी बैठते हैं, आठवीं में बैठते हैं, 12वीं में बैठते हैं, पर वो लोग बड़े समझदार होते हैं, बड़े विद्वान होते हैं, रुपया पैसा भी बड़ा अच्छा कमा लेते हैं। पर उस केस को बड़े ध्यान से स्टडी करना, क्यों ध्यान जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि आप सीधा लगन 6, 8, 12 देखें और सोच लिए तो गड़बड़ आदमी है ना, ऐसा नहीं सोचना। तुरंत देखें उसका लगन का स्वामी जो 6, 8, 12 में बैठा है, क्या वह ग्रह नवमांश में अपनी स्थिति को सुधारता है? अगर नवमांश में वो ग्रह अपनी स्थिति को सुधार लेता है तो वो व्यक्ति परेशानी प्राप्त होने पर, रिलेशनशिप बिगड़ने पर विचार जरूर करता है कि यार मेरे साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कि हर आदमी मुझसे क्यों नाराज हो जाता है ये बात बात पर, ऐसा मैं क्या कर देता हूं। और फिर वो संभलना शुरू कर देता है एक एज के बाद। इस प्रकार से वो व्यक्ति एक समय पर आने पर अपने आप में बहुत ज्यादा परिवर्तन कर लेता है। पर ये जब ही संभव है जब लगन का स्वामी नवमांश में इंप्रूवमेंट शो करे। अगर वो वहां पे इंप्रूवमेंट नहीं शो करेगा, वहां भी वो नीच राशि में चला गया या छठे में, आठवें में, 12वें में चला गया, पाप ग्रह के साथ आ गया, पाप ग्रहों के प्रभाव में फंस गया, तो फिर आपको जो मैंने शुरुआत में लक्षण बताए वही लक्षण प्राप्त हो जाएंगे। और फिर लक्षणों के आधार पर आप देखेंगे किसी ग्रह को तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और वैसे तो आप जब लंबे समय तक अभ्यास करते हो आप जब तक लंबे समय तक अभ्यास करते हो ज्योतिष में, तो आपको लक्षण समझ में आने लग जाते हैं, किस ग्रह का तो ये लक्षण है, तो इसलिए ये आदमी तो ऐसे ऐसे दिखाएगा ही दिखाएगा। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये ग्रह कमजोर है या ताकतवर थैंक यू ग्रह सर। के नियम होता है वो हमेशा पॉजिटिव एसेंस देगा, चाहे वो पाप ग्रह ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मंगल को हम पाप ग्रह मान लेते हैं, मंगल को हम पाप ग्रह मान लेते हैं। अब मंगल अगर उच्च का भी हो गया किसी व्यक्ति की कुंडली में, और चाहे मंगल उसके लिए योगाकारी नहीं है पर उच्च का है, वो मंगल अपनी दशा में तो खराबी करेगा, परंतु वैसे उस व्यक्ति में मंगल से रिलेटेड अच्छे गुण प्रदान करेगा, अपने एट्रीब्यूट्स को खराब नहीं करेगा वो मंगल। मंगल के उच्च के होने के लक्षण क्या है? व्यक्ति बहुत धैर्यवान होता है, धैर्यशील होता है, रेस्पेक्ट करने वाला होता है। मंगल उच्च वाले लोगों को आप समझो, कैसे समझोगे? अगर आप सरकारी नौकरी में समझना चाहते हैं तो सरकार में ये उच्च पदस्थ अधिकारी मिलेंगे, आप सेना में बड़े उच्च पदों पे रहेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट में आईएएस आईपीएस इन तरह के डिपार्टमेंट में ऊंचे लेवल पे अथॉरिटी वाले पदों पे मिलेंगे। आप कभी ऐसे लोगों के साथ बैठ के कभी चाय पीने का मौका मिले तो बैठ के देखिए, ये आपको बड़े शांत, सुलझे हुए और बहुत सॉफ्टली आपको बात करने वाले मिलेंगे। अब मंगल ग्रह से ही पुलिस का सारा डिपार्टमेंट देख लेते हैं हम लोग।
देखते हैं कि नहीं देखते कि हम कहते हैं भाई मंगल पुलिस में भेज देता है, पर वहीं पे आप छोटे सिपाही को देखिए, आप वो आपको कैसे बात करेगा। आप कहेंगे भगवान आज कहाँ दर्शन हो गए, कहाँ मैं फंस गया। आप समझाए जाओ उसको, सिर सिर शासन कर लो आप, वो एक ही बात को रटता रहेगा, वो आपकी प्रॉब्लम को समझेगा ही नहीं। समझ गया तो एक लाइन में समझ जाएगा, नहीं समझेगा तो सुबह से शाम तक समझाते रहो, नहीं समझना उसको। जबकि मंगल उच्च वाला व्यक्ति को आप अपनी बात बताएंगे, अगर आप जेन्युइन हैं, डेफिनेटली वो आपके साथ खड़ा हो जाए और आपको हेल्प करे। चाहे वो आपको आपसे मिलने से पहले कुछ भी समझ रहा था और वो तुरंत कहेगा मुझसे गलती हो गई, मैं तो आपको कुछ का कुछ समझ रहा था पर आप तो कुछ और निकले, आई एम वेरी सॉरी। आप कहेंगे इससे नरम आदमी क्या मिलेगा, ये तो बड़ा विनम्र निकला। बाहर सिपाही खड़ा है वो तो बड़ा उल्टा बोलता है, और साहब तो बड़े अच्छे निकले। मंगल उच्च का अच्छा डॉक्टर बनाएगा, अच्छा सर्जन बनाएगा, अच्छी कैटेगरी पे अच्छे लेवल के ऊपर मैनेजमेंट में लेके जाएगा। कभी सुलझे हुए डॉक्टर के साथ बैठ के बात करो, वो आपकी बीमारी सुनेगा, बड़े शांति से सुनेगा, आपको समझाएगा, और डांट भी जब मारेगा जब उसको लगेगा ये बंदा नहीं सुधर रहा, आपके फायदे के लिए। मंगल उच्च का उस व्यक्ति को लाभ देगा ही देगा, उसकी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगा देगा। अगर किसी व्यक्ति में के कुंडली में मंगल कहीं पर भी बैठ के उच्च का हो जाओ और लक्षण मिले कि पेशेंस नहीं है, बदतमीजी करता है, सही भाषा का उपयोग नहीं करता है, विद्वान जनों का सम्मान नहीं करता है, समझ जाना मंगल गड़बड़ है। आप बेशक अध्ययन कर लेना उसका, चाहे उसका नवांश में गड़बड़ मिलेगा, चाहे लगन में गड़बड़ मिलेगा, हो सके मंगल मरणासन मिल जाए, मंगल जो है उसका उच्च भंग योग हो रहा हो, जैसे नीच भंग होता है ऐसे उच्च भंग भी हो जाता है, और उच्च भंग होने के चांस सबसे ज्यादा है। इसलिए उच्च ग्रह वाले लोग बड़े परेशान रहते हैं कि यार बचपन में तो हर एक ने कहा था ग्रह उच्च का है, यहां में फायदा नहीं मिल रहा क्योंकि मैं तो एक साधारण जॉब कर रहा हूं। पर हर पुस्तक लिखती है मंगल उच्च का होगा तो व्यक्ति, मंगल उच्च का होगा तो हर व्यक्ति सेना में, पुलिस में उच्च पद पे जाता है, डॉक्टर बनता है, बड़ा इंजीनियर बनता है, कामयाब वकील मिलता बनता है। आप किसी बहुत ही हाईली रेपुटेटेड वकील से मिलके देखिए, सिंपली आपको इतना कामली सुनेगा, इतना अच्छे तरीके से सुनेगा, आप हैरान हो जाओगे। हमारे पास गुड़गांव में भी बड़े बड़े वकील नामी गिरामी कई बार आते हैं कंसल्टेशन लेने के लिए, इतने झुक करके बेचारे प्रणाम करते हैं, और मैं उनकी कुंडली देखता हूँ, मंगल बहुत पावरफुल होता है उनकी कुंडली में, और वो कोर्ट के अंदर जब होते हैं तो सामने वाले के छक्के छुड़ा देते हैं। और अगर हम मेरे जैसा व्यक्ति कहीं मिल जाएगा तो फटाफट तुरंत चरण स्पर्श करेंगे, बड़ा सम्मान पूर्वक करेंगे, अगर चरण स्पर्श नहीं करेंगे तो बहुत मीठे से बोलेंगे, झुक के प्रणाम करेंगे। ये क्या चीज है, मैंने अपने अनुभव में पाया। जिस व्यक्ति का भी कोई भी ग्रह उच्च का हो, चाहे वो शनि हो, चाहे वो मंगल हो, जिसको भी आप पाप ग्रह मानते हो, उस व्यक्ति में सॉफ्टनेस आपको स्पेशल मिलेगी, देखने योग्य सॉफ्टनेस मिलेगी। अगर उसका उच्च भंग नहीं हो रहा है तो आपको उदाहरण देता हूं अटल बिहारी वाजपेयी साहब का। अब पूरा देश मानता है कि बड़े शालीन व्यक्ति रहे, पूरा विपक्ष मानता है कि बड़े शालीन व्यक्ति रहे, भाषा पे क्या कंट्रोल था उनका, मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है। लगन पर उच्च के शनि बैठे, शनि ग्रह उच्च का होकर के बैठा लगा, इसलिए शनि स्लोनेस देता है ना, इसलिए बोलते भी धीरे धीरे थे, धीरे धीरे चलते थे, कभी भी बोलने में रिएक्शन देने में हड़बड़ाहट नहीं करते।
और उनको अगर रिएक्शन नहीं देनी होती तो चुप मार के बैठ जाते थे। पर कभी भी उन्होंने सेपरेटिव एटीट्यूड नहीं दिखाया। शनि तो सेपरेशन देता है ना, डिटैचमेंट देता है। बड़े हंसमुख रहे, बड़े मिलनसार रहे। कोई भी व्यक्ति एक बार भी उनसे मिलता था, कहता था साहब वाजपेयी साहब तो वाजपेयी साहब, कमाल के व्यक्ति। इसलिए मैं आपको बताता हूं अभिषेक जी, जब भी ग्रह उच्च का हो, चाहे वो पाप ग्रह हो, चाहे वो शुभ ग्रह हो, ये हमेशा ध्यान रखना, वो अपने नेगेटिव नेचर को छोड़ देता है। जो भी उसकी नेगेटिविटी होती, गुरु ग्रह अगर उच्च का हो गया वो तो है ही शुभ, पर अगर वो उच्च का है तो अपने परिवार का नहीं सोचेगा, वो पूरे समाज का सोचेगा, पूरे देश का सोचेगा। वो हमेशा इस खोज में, ऐसी विद्या के चक्कर में लगा रहेगा कि यार ऐसी कोई विद्या है जिसको मैं प्राप्त कर लूं और जिससे सभी का भला हो जाए। तो ये बृहस्पति उच्च की निशानी है। पर वहीं पर बृहस्पति अगर उच्च का है और उस व्यक्ति में अहम बहुत है, किसी के सम्मान नहीं देता, किसी विद्वान को विद्वान नहीं मानता और कहता मेरे मुकाबले का कोई विद्वान नहीं, और अपने व्यवहार में वो ऐसा ला लेके आता है, विद्वान जनों का सम्मान नहीं करता, तो आप समझ जाना कि उच्च का गुरु कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया है। और आप फिर उसकी रिसर्च करना, आप पाएंगे कि उच्च का गुरु उच्च का फल ही नहीं दे रहा है, और टेक्निकल रीजन ही होंगे कुंडली में। अच्छा, केवल मात्र ऐसे नहीं कि बिना टेक्निकल रीजन हुए कुंडली में कभी भी कोई ग्रह अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। नीच ग्रह है कोई कुंडली में है और उसका नीच भंग हो गया, वो व्यक्ति अपने अंदर परिवर्तन लेकर के आ जाएगा, उस व्यक्ति में परिवर्तन आ ही जाएगा। मैं क्लास में हूं, मैं आपसे करता हूं बात। तो इस तरीके से ज्योतिष में आप सिस्टमेटिक वे से ग्रह को जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि लक्षण बिल्कुल हूबहू मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ सुदीप मंडल जी, आप बताएं, कुछ कह रहे थे आप। हाँ गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ सर, मेरे 2 क्वेश्चन थे सर। हम्म। हाँ सर, पहली बात, केपी का जो भाव चलित कुंडली होता है उसमें हम्म। लाल किताब के लॉ लगा के कोई प्रिडिक्शन कर सकता है? यार इसका अनुभव मुझे नहीं है कि केपी में लाल किताब का कैसे लगाएंगे, इस मतलब मामले एक में। बहुत एक बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर है, तो हाँ हाँ। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मतलब नहीं रिकॉर्ड नहीं, हो रहा है ना। नहीं नहीं, लेना भी हाँ नहीं चाहिए। हाँ, लेना भी नहीं चाहिए, वो भी गुरुदेव ही हैं एक तरह से मेरे। तो वो ना क्या करते हैं, केपी के भातचली चार्ट पे ना लाल हम्म। किताब के लॉ लगाते हैं, और मजे की बात यह है कि सब प्रेडिक्शन सही भी निकलता है। हाँ नहीं, बहुत सारे तरीके हैं सुदीप, ज्योतिष में बहुत सारे जो है ना तरीके हैं कुंडली देखने की, कोई एक तरीका नहीं है। और आज भी रिसर्च चल रही है सभी। मैं तो हमेशा कहता हूं कि एक बार ज्योतिष सीख जाने के बाद आपको भी रिसर्च करनी पड़ेगी और अपना एक तरीका बनाना पड़ेगा, एक नया तरीका बनाना पड़ेगा। जी ठीक है ना। हमारे पास लाल किताब पढ़ने में लोगों को आनंद इसीलिए आता है क्योंकि हमने भी नया तरीका इजाद कर रखा है, जी अलग तरीके से बताने का एक तरीका बना रखा है हमने भी, इसलिए लोगों को जी थोड़ा आसान लगता है। तो ऐसे आप लोगों जी को भी अपना बनाना पड़ता है। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि उनका तरीका गलत है कि नहीं है, क्या ठीक है। ठीक है ना, वो सबका अपना अपना अनुभव है। अगर आपको अच्छा लगता है वो तरीका तो मैं कहूंगा आपको फॉलो करना चाहिए उस तरीके को। मैं आपके रूल को ही फॉलो करता हूँ, मैं लगन से ही सबका मतलब जो भी होता है कोशिश करता हूँ। नहीं देखिए, तरीका है हाँ अपना अपना।
अगर हाँ, आपको लाल किताब के और सूत्रों को नहीं पकड़ना, तो आप फिर वो चलित वाला सूत्र पकड़ ले, ठीक हो जाएगा। फिर उसमें केपी क्या निरन भाव चलित होता ही है यार कुंडली में, पकड़ हाँ, के बैठ हाँ, जाए। हाँ हाँ, वो करिए आप, जी, वो तो खोज है अपनी अपनी। जी सर। और एक क्वेश्चन सर। हाँ। सर आ, जैसे तीसरे तीसरे घर में जो ग्रह बैठता है, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल शनि बैठा है तीसरे घर में, ठीक है, हम्म। और सूर्य बुध बैठा है नवे घर में, 9th हाउस में। ठीक है। हाँ, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सूर्य बुध नवम में बैठा है, तीसरे हाँ, में शनि को और बिठा दिया आपने। ठीक सर। लेकिन सर मेरे को कोई कंफ्यूजन ये आ रहा है कि बुध को तो 9th हाउस में एक स्पेशल दृष्टि मिलती है ना, कि वो उल्टे में तीसरे को देख सकता है। अच्छा, प्रश्न और क्या है वो बताओ। सूर्य भी, तो शनि शनि देखेगा बुध को या बुध देखेगा शनि को? मेरे को ये प्रॉब्लम आ रहा है। शनि तो जरूर देखेगा ही देखेगा, ये तो समझ लो। अगर लाल अच्छा, किताब के नियम से समझते हो, तो शनि जब तीसरे में बैठेगा, या कोई भी ग्रह तीसरे में जब बैठता है, हाँ, तो वो 11वें भाव को और और नवम भाव को देखता नवे ही भाव को देखता है। हाँ, 50% दृष्टि से। जो बुध की जो दृष्टि का नियम है, उसके लिए कुछ और भी नियम और शर्तें लगानी पड़ती हैं, वो हर केस में एप्लीकेबल नहीं होता। अच्छा, ठीक है, चलिए। ठीक है। देव कुमार, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जय गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। अ, अ, गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि वक्री ग्रह के केस में एक सही रिजल्ट कैसे निकाले कुंडली में, क्योंकि वो भाव में मतलब अपना उल्टा ही रिजल्ट दे देता है। एंड उसको नहीं नहीं, समझे किसने कैसे, कहा उल्टा दे देता है? क्योंकि वक्री है इसलिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो समझाने के लिए बताया जाता कि उल्टा चल रहा है। उल्टा होता थोड़ी है, कोई ग्रह उल्टा नहीं चलता, नेवर, कभी कोई ग्रह उल्टा नहीं चलता। हर ग्रह अपने पाथ पर चलता है, पर वो देखने में कभी कभी ऐसा लगता है कि वो अपना पाथ छोड़ करके, अपने ऑर्बिट को छोड़ गया और आगे जा करके चल रहा है। पर वो ऐसा नहीं होता कि ग्रह अगर यहाँ आ गया तो उल्टा चलना शुरू कर देता है। वो एक समझाने का एक तरीका होता है कि वो डिग्री वाइज उसको रिटर्न मानना शुरू कर देते हैं। वो सूर्य के परिप्रेक्ष्य से देखा जाता है, सूर्य के परिप्रेक्ष्य से देखा जाता है। सूर्य से जो ग्रह 5वें भाव में, 6ठे भाव में, 7वें में, 8वें में जो भी ग्रह आ जाएगा सूर्य से, उसे वक्री कह देते हैं। वक्री की एक तो, जो भी ग्रह वक्री हो जाता है, वो अपने से रिलेटेड चीजों में तेजी दे देता है। आप कह रहे हो उल्टा। अगर हाँ, किसी का बच्चे का गुरु वक्री है, तो पढ़ाई में उसके फास्टनेस आ जाएगी। समस्या एक हो सकती है कि उसकी फास्टनेस, टीचर उसको कहेंगे भाई 3 घंटे पूरे लगा के एग्जाम दे तू, वो 2 घंटे में एग्जाम पूरा क्लियर करके बैठ जाएगा। दिमाग भगवान ने उसको ऐसा दिया है। नॉलेज, उसको एक किताब से कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। वो जगह 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 किताबें ढूंढता फिरता है, उसको वो सेटिस्फाई नहीं होता। जिसका भी ग्रह, चाहे शनि वक्री हो, चाहे मंगल हो, चाहे गुरु हो, कोई वक्री हो, जिसे अपने एक देसी भाषा में कहते हैं ना, संतोष, संतोष में सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, आप देखना ये वक्री का ही बोलबाला हो जाएगा। अब नई जनरेशन है, जो भी 2000 के बाद के पैदा हुए बच्चे हैं, वक्री ग्रहों का प्रभाव देखो। नेवर सेटिस्फाइड जोन में, सेटिस्फाई होना ही नहीं है। तलाक क्यों बढ़ रहे हैं? सेटिस्फाई होना ही नहीं है। आप कुछ कर लो। अब लड़की की कुंडली में भी वक्री ग्रह कोई ना कोई रहेगा, वो कैसे सेटिस्फाई हो जाएगी अपने हस्बैंड से? और हस्बैंड की कुंडली में वक्री ग्रह रहेगा, वो अपनी वाइफ से कैसे सेटिस्फाई हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। वो उल्टा परिणाम नहीं दे रहा, अपने परिणामों की गति को बढ़ा देगा।
और जो रिजल्ट प्राप्त होगा उससे वो खुश नहीं हो। समझ रहे हो बात को? जी गुरुजी। आपको 1 गिलास दूध चाहिए पीने को, आपके एक परिवार वालों ने 1 गिलास दूध दे दिया, आपको कहा 1 गिलास से क्या होगा यार, 2 गिलास तो मिलने चाहिए। आपने 2 की डिमांड करी, उन्होंने 2 दे दिए। फिर आपने 3 की डिमांड कर दी, उन्होंने 3 भी दे दिया। आप खोज रहे हैं कि मेरे शहर में कोई ऐसा है जो 3 गिलास एक साथ पी सकता है। अब आपने देखा यार एक फलाने जिले में ना 5 गिलास पर डे पीता है, आप 5 पे पहुंच गए। फिर आपने देखा यार स्टेट में भी है क्या कोई, आपने देखा वो तो 7 पीता है, अब आप 7 पे शुरू हो गए। फिर देखा भाई एक हिंदुस्तान में एक फलाने जगह ऐसा है जो 10 गिलास पी जाता है, आप 10 पे आ गए। अब लगे पड़े हो लगे पड़े हो, अब घर वाले परेशान है, तेरा दिमाग खराब है भाई साहब, इतना दूध पी के तू क्या करेगा। वक्री ग्रह के साथ समस्या क्या है, वो ये है कि उसे ये नहीं पता कि तुझे सेटिस्फाइड होना कहां पे है। और जिस इंसान को ये नहीं पता कि कहाँ सेटिस्फाइड होना है, वो बेचारा कुछ ना कुछ तो परेशान रहेगा ही रहेगा। इसलिए सेटिस्फाइड जो लोग होते हैं वो ज्यादा कमाने के पीछे दौड़ते ही नहीं। समझ रहे हो बात को? प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा जो लोग मिलेंगे वो लोग मिलेंगे जिनके ग्रह वक्री होंगे। वो हिसाब लगाते हैं यार, सरकारी नौकरी में तो तनख्वाह मिलेगी और इतने 10 साल में वो यहां तक पहुंचेगा सरकारी आदमी, तू प्राइवेट में जा तू 5 साल में पहुंच जाएगा। तो उसको सरकारी नौकरी मिलती भी होगी तो प्राइवेट पकड़ेगा, क्योंकि उसके पास गति है, उसको स्पीड चाहिए। अगर वो ऐसा व्यक्ति कहे कि मुझे लाख रुपए महीने कमाना, अरे गोलू, सोनू, बेटा, साक्षी, ये ऊपर बोल के चाहे कम हो रहा है इसका बैटरी। तो वक्री ग्रह देव ऐसे काम, समझ गए? ये उल्टे रिजल्ट नहीं देते। उल्टे का तो मतलब है कि देना हो सही और करवा दे खराब। जी गुरुजी। अगर गुरु वक्री हो गया इसका मतलब ये नहीं कि वो दारू पीने लग जाएगा या नशा करने लग जाएगा। हाँ। उल्टा तो जब होगा, बल्कि वो जब भक्ति करता है तो बड़ी अच्छी करता है और उसका दिखावा भी बड़े अच्छे ढंग से कर देता है। वो दिखाना भी नहीं भूलता कि मैं भक्ति करता हूँ। समझ रहे हो ना? हाँ। जैसे राजनीति में होता है ना कि काम करो चाहे ना करो, काम की मार्केटिंग जरूर करो। काम करो ना करो, कर काम की मार्केटिंग जरूर करो। और थोड़ा काम करो और बहुत ज्यादा की मार्केटिंग करो। कंसेप्ट राजनीति में चलता है नहीं चलता? हर एक हर पार्टी करता, हर बड़ा नेता करता, ठीक है ना? तो पर ऐसे ही है ये वक्री ग्रह का कंसेप्ट। तो ऐसा नहीं है जिस बच्चे का वक्री ग्रह हो जाएगा वो भगवान को नहीं मानेगा या पाठ पूजा नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया मार्गी ग्रह वाला एक बार मंदिर जाएगा वो 2 बार पूज जाएगा, उसको तो हर काम डबल करना है ना, ज्यादा मात्रा में करना। वो मार्गी वाला कहेगा मुझे भगवान को खुश करना है, वो कहेगा मेरे को भगवान को प्रकट करना है मेरे सामने। हमारे सामने आते हैं जिनके ग्रह वक्री होंगे, वो कहेंगे जी साधना बताओ गुरुजी, सिद्धि बताओ। भाई क्या साधना सिद्धि करेगा? नहीं जी प्रकट हो जाना चाहिए। अरे किसे प्रकट कर रहा है भाई? हैं? अच्छा ये बड़े आते हैं, अप्सरा साधना करनी है, उसको ही प्रकट करना है। चार्जर देखो। तो अब क्या कर लो आप, सामने वाले को खुश करना है, इसको तो प्रकट ही करना है। उल्टा नहीं है, सिर्फ ज्यादा की डिमांड है। हाँ हो गया। उस वजह से भी फ्रस्ट्रेशन आता है व्यक्ति को। उस हिसाब से अगर ना मिला तो जैसी सोच है। हाँ, जैसी सोच है। मान लो हाँ, आप कहो कि मुझे तो इस साल 100 करोड़ रुपया कमाना है, बिल्कुल। और साल का एंड देखा तो पता चला यहाँ 1 करोड़ भी नहीं पहुंचे, तो होगी कि नहीं होगी फ्रस्ट्रेशन? यस। इसलिए वक्री ग्रह वाले लोग फ्रस्ट्रेशन में जल्दी चले जाते हैं। हाँ रेणु जी, धन्यवाद गुरुजी। ओके, प्रणाम सर। प्रणाम। सर
सर मेरी बेटी का बैठा है मंगल उच्च का होकर अष्टम भाव में, और पूरी ठीक है, दृष्टि से शनि को देखता है दूसरे भाव में। ठीक वो है। एनडीए का प्रिपरेशन कर रही है सर, वो अभी बता रहे थे आप, तो मतलब जा सकती है, वो सौम्य नेचर की भी है सर वो। हाँ देखो, मैंने अभी देखो रेणु जी ने कितनी अच्छी बात बताई। इनकी बिटिया जो है उसका मंगल उच्च का है, और आज के जमाने में माँ कह रही है कि बेटी का बड़ा सॉफ्ट है नेचर। ये बड़ा दुर्लभ हो गया कि माँ कहे कि बेटी का नेचर बड़ा सॉफ्ट हो गया। हमारे पास तो माएँ आती हैं कि साहब बेटी ने नाक में दम कर रखा है, मानती नहीं बिल्कुल भी। सर चंद्र पहले में बैठा है फर्स्ट भाव में नहीं, सर, बहुत चंद्र। बढ़िया, बहुत अति उत्तम। तो यही तो सूत्र आज आपको बताया कि उच्च जी का सर, ग्रह जो इसीलिए। होगा वो नेगेटिव परिणाम नहीं देता, चाहे वो आपकी कुंडली में योगा कारक है या नहीं है, हमेशा पॉजिटिव परिणाम ही देगा। एनडीए का प्रिपरेशन कर रही है सर। हाँ बहुत बढ़िया, उसे आशीर्वाद दो, उसके लिए भगवान के लिए से प्रार्थना करो, उसकी सेवा करो, उसको टाइम पे कॉफी कॉफी पिलाओ, उसको बढ़िया खाना दो। और इस समय बादाम बुदाम भिगोने का काम खुद ही करो आप, उसकी सेवा करो, जब भी वो कॉफी तो नहीं आगे पीती नाम सर। बढ़ा रही है आपका। जी सर, चाय कॉफी कुछ नहीं लेती है सर। हाँ नहीं, चाय नहीं देती, कॉफी नहीं पीते तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो और भी अच्छी बात है ना। बादाम बिल्कुल। खिलाओ, बढ़िया अखरोट खिलाओ, बादाम खिलाओ, है नट्स खिलाओ, दिमाग बढ़िया चले। हाँ हरीश जी, प्रणाम सर। प्रणाम। जी प्रणाम। अम, मेरा आपसे सवाल था किस्मत ग्रह को लेके। हम्म। अगर किसी का फॉर एग्जांपल समझ में आ जाए कि पहले भाव में सूरज है, और अगर उसका प्रोफेशन डिसाइड करना हो, तो उसी से रिलेटेड काम हम उस नेटिव को करा सकते हैं, या फिर सबसे पहले अम, सबसे पहले नेचर को प्रेडिक्ट करें, उसका इंक्लिनेशंस प्रेडिक्ट करें। देखो, मैक्सिमम लोग जो है ना उस प्रोफेशन में रहना पसंद करते हैं जिसको जवानी में वो ख्वाबों की तरह देखते हैं। जाए ना जाए वो एक अलग बात है, वो किस्मत का खेल है। और जो व्यक्ति जिस चीज को ख्वाब देखता है, जब वो उसमें एंटर करता है तो उसमें बड़े दिल जान से वो मेहनत करता है, और उसको उस फील्ड का कोई चैलेंज आए, उसको चैलेंज नहीं लगता, वो बड़े इजीली स्वीकार करता है और सक्सेसफुल होता है। तो मेरा मानना यह है, ज्योतिष में ये जरूर चेक किया जाए कि एक व्यक्ति की सोच क्या है। अगर एक व्यक्ति शुरू से ही सोच रहा है कि मुझे व्यापारी बनना है, और व्यापार की तरफ उसका रुझान बहुत ज्यादा है, और लगन में सूर्य बैठा है, तो जरूरी नहीं है कि आपने वो सूरज वाला ही इसको देना है। वो लगन में बैठा हुआ सूरज उसको उसके व्यापार में उसको चमकाएगा। किस्मत का ग्रह का मतलब ये होता है कि वो आपको एक ऐसा ग्रह है जो आपको मदद देगा, आपको लक फैक्टर में, अगर आप उसको डिस्टर्ब नहीं करते तो। ये और भी अच्छी बात हो जाए, जो ग्रह किस्मत का ग्रह है उसी से फील्ड से आप अगर घुस जाओ तो आपको और मजा आने लगता है, उपाय अलग से नहीं करना पड़ता। जैसे मेरा केस में किस्मत का ग्रह गुरु है, अब मैं टीचिंग के काम में हो गया, केंद्र में बैठा होगा ना, पहले में केंद्र में टीचिंग बैठा होगा। टीचिंग में आ गया। अब टीचिंग में आ गया तो मुझे किस्मत के ग्रह का अलग उपाय करने की क्या जरूरत, वो तो ऐसे ही एक्टिव हो गया कि मेरा काम ही वो हो गया। जो किस्मत का ग्रह है वही मेरा काम हो गया। जो व्यक्ति जो काम करता है वो ग्रह वैसे ही ज्यादा एक्टिवेट रहता है। दूसरा, हमारा काम ही ऐसा है हरीश जी, जिसमें हमें सात्विक भोजन करना निहायत आवश्यक है, हमें नेक चाल चलन रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक। तो जो किस्मत के ग्रह के रूल्स हैं वो ऑटोमेटिक फॉलो हो जाते हैं।
तो हमें एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाती है। ये होता फायदा, पर ये कोई नियम नहीं है कि किस्मत के ग्रह को ही आपने कैरियर बनाना है। अगर किसी व्यक्ति का बुध बहुत अच्छा है, सूर्य लगन पे बैठा है, तो व्यापार में ही जाने दो। बुध अच्छा है और व्यक्ति कहता है मुझे, मेरी इच्छा यही है कि मैं व्यापार करूं, आप इसे गो अहेड बोलो। हाँ, क्या सलाह दोगे कि जो भी व्यापार करें उस व्यापार में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कैसे शामिल हो, वो दिमाग जरूर लगाए कि गवर्नमेंट से रिलेटेड क्या आप ठेका ले सकते हो, कोई टेंडर डाल सकते हो गवर्नमेंट से रिलेटेड, किसी सरकारी आदमी के साथ मिलकर के कुछ कर सकते हो, अपने व्यापार में सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हो। जैसे मैं कहता हूं कि अगर जैसे गवर्नमेंट ने एक स्टार्टअप इंडिया या वो जो स्कीम दी व्यापार चलाने के लिए, अब एक आदमी MSME। कहता है मेरे पास 20 लाख रुपए हैं अपने खुद के और मैं व्यापार करना चाहता हूं, मैं उसको कहूंगा आप उस स्कीम के तहत व्यापार करो, आप सरकार से उधार ले लो, उस सरकारी योजना का लाभ उठाओ और व्यापार करो। सूर्य इन्वॉल्व हो गया ना, और उस आदमी को सरकार दे भी देगी, क्योंकि किस्मत का ग्रह सूरज है, तो किस्मत का रास्ता गवर्नमेंट के द्वारा खुल रहा है। बेशक वो धंधा किसी भी चीज का करके बैठा है, एक समय के बाद वो करोड़ों रुपए सरकार से उधार ले रहा होगा और बड़ा अपने व्यापार को बढ़ा देगा। जो अपने पैसे से भी नहीं कर पाता वो सरकार के पैसे से बड़ा इजीली कर गया, जबकि उसके परिवार के पास पहले से ही पैसा है, पर वो फिर भी हम उसको कहते हैं भाई सरकार से लेता रहे कुछ ना कुछ, सरकार को देता रहे, खाता खोल के रख अपना, इसको उधार मत समझ, ये समझ ले कि देना ही देना। तो आप देखेंगे कि उनको फायदा होने लगे, ये कंसेप्ट है। जी गुरुजी, तो इसमें चलिए आत्मा, सॉरी, इसमें बताएं। अगर आत्मा कारक को अगर हम लोग ऐड करें तो अगर फॉर एग्जांपल किसी का गुरु से, फॉर एग्जांपल सन से रिलेटेड काम है, हॉस्पिटल बिजनेस या फिर मेडिकल इक्विपमेंट जो भी है, और सडनली वो चाहे कि भाई मैं फाइनेंस का काम करूं, तो उसके विपरीत नहीं जा रहा होगा वो? फाइनेंस का काम मरकरी का काम है, मरकरी का काम है, चेक करो मरकरी कैसे है, सिंपल है। आत्मा कारक को कुंडली का किंग इसलिए नहीं कहा गया है कि उससे सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि वो आत्मा को रिप्रेजेंट करता है और आत्मा से बड़ी चीज कोई है नहीं हमारे सनातन धर्म में, क्योंकि आत्मा है तो हम हैं। जिस दिन आत्मा शरीर को छोड़ के चलेगी उस दिन हम कहां बचेंगे, इसीलिए वो किंग है। लोगों ने उसे गलत समझ लिया कि भाई किंग का मतलब ये हो गया सब कुछ वो वही होगा। अब ये थोड़ी है कि भाई अगर सूरज आत्मा कारक आपका हो गया तो गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी। मेरा सूर्य भी got it। आत्मा कारक है, पर इसका मतलब थोड़ी कि मेरे को सरकारी नौकरी लग जाएगी या मुझे सरकार बहुत मदद करेगी या मोदी जी मुझे टिकट दे देंगे भाजपा से, गुड़गांव से लड़ लो, ऐसा कतई मतलब नहीं है। आत्मा कारक ग्रह D1 में कहां बैठा है, D9 में कहां बैठा है, उसकी प्लेसमेंट अच्छी है तो व्यक्ति आत्मा से मजबूत है। वो 2 बार सोचता है यार ये तो बेईमानी हो जाएगी, इस काम को नहीं करना, तो 2 बार सोचेगा अगला। कोई कितना भी बड़ा अच्छा आइडिया बता दो, ये है आत्मा का, वो आत्मा का अध्ययन करना पसंद करेगा। सूर्य है तो सूर्य धर्म का प्रतीक है, सूर्य धर्म का प्रोटेक्टर है, तो कहेगा मैं अपने धर्म को कैसे बचाऊं, मुझे क्या करना चाहिए कि मेरा धर्म बच जाए, ये उसका अध्ययन करता रहेगा। ये है आत्मा कारक। कभी कभी हम किसी किसी ग्रह की बड़ी तारीफ कर देते हैं तो कई बार सामने वाला गलत समझ जाता है, वो उस कॉन्टेस्ट में समझाने का प्रयास कर रहा है कि वो सर्वोपरि है,
जब हम लाल किताब की बात करेंगे तो हम कहेंगे किस्मत का ग्रह सर्वोपरि है। जब हम जैमिनी में बात करेंगे तो हम आत्मा कारक ग्रह को सर्वोपरि बता देंगे। जब हम वैदिक ज्योतिष में बात करेंगे तो हम दिग्बली ग्रह और वर्गोत्तम ग्रह को बढ़िया बता देंगे। पर ये नहीं कह रहे कि हम कि पूरी पैथी बदल जाएगी भाई शब्द बदलते ही। तो जैमिनी में तो पूरे फिर सारे ही जैमिनी के सूत्र लगेंगे, फिर पंचमेश अष्टमेश थोड़ी लगेगा। अगर लाल किताब की बात करेंगे तो जी ये जी थोड़ी कहेंगे कि मार्केश वहां बैठा है और भावेश कहाँ बैठा है। सारी थ्योरी बदल जाएगी। जी गुरु जी, धन्यवाद। हाँ जितेंद्र जी, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। सर मैं जानना चाह रहा था, मान लीजिए सन किस्मत का ग्रह है और जुपिटर आत्मा कारक है, पांचवें घर में बैठे हैं D1 में, कभी लेकिन कभी 12वें कभी दोनों पैथी को एक साथ मत मिलाओ, नहीं तो परेशान हो जाए। कभी मत कहिए कि किस्मत का ग्रह वो है और वो आत्मा कारक है, कुछ नहीं निकलेगा जितेंद्र जी। वन टाइम वन पैथी, एक ही को कंसीडर करना है ना सर? एक ही को कंसीडर करना। ठीक है सर, ठीक अगर है। आप किस्मत के ग्रह को पकड़ के बैठे हो तो आत्मा कारक भूल जाओ, और आत्मा तो कारक को पकड़ के बैठ गए तो फिर किस्मत के ग्रह को। तो यदि किस्मत का ग्रह 12वें घर में बैठ जाए D9 में तो क्या होता है? D9 जाना ही नहीं, जब किस्मत के ग्रह पे जाना है तो वो तो D1 में ही रखना है जो कुछ करना है। अच्छा, ठीक है। वहां नमान है ही नहीं लाल किताब में। जी जी। वहां तो जो कुछ होगा D1 में ही होगा, जो भी कुछ होगा। कॉन्सेप्ट ही लाल किताब का है, इसलिए वहां उसको यस इन्वॉल्व यस, करते। सारे रूल वही फॉलो हो जाएंगे। जी सर, जी सर। हर थैंक यू सर। पैथी अपने हिसाब से ग्रह को कमजोर करती है और अपने हिसाब से वो मजबूत बनाती है। हाँ, अगर आप एक सब्जेक्ट में एक पैथी में बहुत अच्छे हो गए और अब आपने दूसरे का अध्ययन करना शुरू कर दिया, और फिर जब दो पैथी को मिला करके, मिलाना नहीं मतलब कहने का मतलब, जब आप उनका अध्ययन करोगे तो ये पाओगे दोनों ही एक जैसी थी, रिजल्ट दोनों ने सेम निकाला। शुगर के पेशेंट को मैं हमेशा यही चीज बताता हूं, शुगर के पेशेंट को ना एलोपैथी का डॉक्टर कहता है भाई चीनी पियो, ना आयुर्वेद का कहता है, और ना ही होम्योपैथी का कहता है भाई मेरी पैथी ले तो तू चीनी पी ले। हर डॉक्टर एक ही बात करेगा, भाई चीनी आज से नहीं लेनी, और जिस जिस चीज में चीनी है वो चीज तुझे नहीं खानी। वो एलोपैथ वाला भी नहीं कहेगा, जी बेशक उसकी दवाई सबसे जल्दी काम करती हो। आयुर्वेद वाला भी नहीं कहेगा, चाहे वो कहता हो मैं जड़ से खत्म कर दूंगा, और होम्योपैथ वाला भी नहीं कहता। तो रिजल्ट क्या निकला? सेम। सेम इसलिए निकला कि शुगर के पेशेंट के लिए तो सब जगह गया, सबने ही मीठा बंद कर दिया। ना एलोपैथी ने हेल्प करी, ना आयुर्वेद ने हेल्प करी, ना वो करी। तो जब भी हमारा कुंडली में कोई ग्रह खराब होता है जितेंद्र जी, हम केपी में चले जाएं, लाल किताब में चले जाएं, जैमिनी में चले जाएं, कहीं चले जाए, कोई हेल्प नहीं करता। हर कोई कहेगा ये चीज ऐसे ही है। आपकी खराब दशाओं को कोई भी पैथी अच्छा नहीं बना देगी, और अच्छी दशाओं को कोई भी पैथी खराब नहीं करेगी। सिंपल बात है। जी ये डबल ट्रिपल उन लोगों के लिए है जब हम बोर हो जाते हैं। जैसे मेरी शुरुआत एज ए पामिस्ट हुई, पामिस्ट्री करता करता मैं बोर हो गया। मैंने कहा कुछ नया करो, सारा दिन हाथ देखते रहो, ये कोई मतलब थोड़ी बना। और समस्या होगी, जहाँ ट्रेन में जाओ बस में जाओ वही हाथ सामने कर दे, आना भी नहीं कि साहब अपने को। मेरी एक मैगजीन चलती थी, सिद्ध संसार एवं ज्योतिष विज्ञान करके, जी बहुत पुरानी बात है ये। उस समय मैगजीनों का दौर होता था, हमारी भी चलती थी ऑल इंडिया लेवल पे। तो उसमें मेरे नीचे टाइटल में लिखा होता था, क्योंकि मैं ही संपादक था, हम ही थे इसके, तो उसमें हस्तरेखा शास्त्री लिखा होता था। तो अब आप ये भी नहीं कह सकते कि साहब हाथ देखना नहीं आता।
लोग तो बोर हो गए। तो फिर वैदिक ज्योतिष में हमने कहा भाई डीपली अध्ययन करो। अभी तो कुंडली में केवल हम ये देख रहे हैं काल सर्प योग, पितृ दोष और मांगलिक दोष, 4-5 दोष देखते हैं, पर इसके गहराई में जाओ। नवमांश पकड़ा, फिर पता चला अरे डिविजनल चार्ट्स को पढ़ो। डिविजनल चार्ट्स पढ़ लिए। जब ये सब कुछ कर लिया, जब फिर देखा रे यार कुंडलियों में भी बोर होने लगे, अब तो वही सूत्र है सारे सारे, तो अब जैमिनी पकड़ लो। तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये मत करो कि वैदिक पढ़ रहे हैं और इधर से जैमिनी के सूत्र भी सीख रहे हैं। दोनों मिक्सअप होकर के कुछ नहीं बनेगा, खिचड़ी बन जाएगा फिर। ना जैमिनी आनी है ना वैदिक आएगा। और जैसे मेरे लाल किताब, जैसे मेरा एस्ट्रो पाठशाला हमारा जो चैनल है, उसमें पहले वैदिक के ज्योतिष के वीडियो आते थे, अब वैदिक की भी ऑडियंस थी, अब अचानक से लाल किताब के भी आने लग गए। अब वैदिक वाले बड़े कंफ्यूज हैं, जो लाल किताब की बात सुनते हैं बेचारे, वो लिख देते तुरंत ये तो आपने गलत बता दिया। अब उनको कैसे बताए कि भाई लाल किताब का कंसेप्ट अलग है और इसका अलग है। अब वो तो उसी निगाह से देख रहे हैं ना उसको, जी। वो तो उसी तरीके से समझ रहे हैं बात को। अब एक ने लिख दिया भाई 8वीं दृष्टि कहां से ले आए, मंगल की 8वीं दृष्टि होती है, गुरु की कोई होती है क्या? अब वो किसी क्लास में बता रहा हूँ कि गुरु यहाँ बैठ करके 8वीं दृष्टि से उसको देख रहा है, और दृष्टि मुंह से निकल गया फ्लो में, जबकि दृष्टि नहीं होती तो टक्कर होती। कहता है जी आपने तो सारा ही रॉन्ग पढ़ा दिया इस क्लास में, मैं तो आपका बड़ा फैन था और आज बड़ा झटका लगा मुझे। तो फैन को झटका लग जाता है। तो मैंने कहा यार ये भी गड़बड़ है? पहले वैदिक वाले बड़े खुश थे कि एक ही तरह से आ रहे थे, अब लाल किताब वाले खुश चल रहे हैं आजकल कि सही सही हमारे वाली बात हो रही है। तो ये कंफ्यूजन हो जाता है। पर मैं इसीलिए स्टूडेंट से कहता हूं, आप बेसिक सीखना है तो वैदिक ज्योतिष से जरूर सीखिए, बहुत जरूरी। पर जब लाल किताब में आ जा रहे हैं तो ये प्रार्थना करें कि हर चीज मैं लाल किताब से निकालने की कोशिश करूं। जब आप उसी चीज से निकालने की कोशिश करेंगे तो आप रिसर्च करेंगे कि मुझसे क्यों नहीं निकल रहा, तो आप लाल किताब में आगे जाके सूत्र पढ़ेंगे ना। नहीं तो दृष्टि पर अटक जाएंगे या भाव में अटक जाएंगे, उससे आगे कैसे बढ़ेंगे? उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सर एक क्वेश्चन था सर, और आपने अभी बताया सर कि आपका कोई वीडियो है जो कुल देवी, कुल देवता और शांत देवता निकालने, वो कौन सा वीडियो है सर? वो आपने शायद परचेज कर रखा है मेरे ख्याल से, मंत्र एस्ट्रोलॉजी वाली हाँ क्लास सर, हो रही है उनमें। अभी कुछ दिन पहले परचेज किया सर। हाँ बाबा उसी में मिलेगा। उसमें सबसे ज्यादा, इसमें मंत्र की जहां बात आई हो तो देवी देवताओं की सबसे ज्यादा उसी में रही है। मुझे तो कभी कभी लगता है सर आपके जितने भी कोर्सेज हैं उसको यदि मैं पूरा पढ़ डालूं तो मेरे को लाइफ का सबसे बड़ा संतुष्टि मिलेगा, एक से एक बढ़ करके है सर। जितेंद्र जी मेरी अप्रोच है ना, दरअसल क्या था कि ज्योतिष को मैं अध्यात्म के दृष्टिकोण से मैंने सीखा है जी। और मुझे वही राइटर बुक्स का बड़ा अच्छा लगता था जो बात को लास्ट में अध्यात्म में ले जाता था। तो ये जो बड़ा अनुभव करने के बाद यही चीज समझ में आया कि लास्ट बिंदु तो अध्यात्म ही है। ज्योतिष सीखना तो एक बहाना है, इस बहाने के द्वारा हमें स्पिरिचुअल ही बनना है और हमारे आध्यात्मिक जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होते हैं ज्योतिष के माध्यम से। जो चीजें, क्योंकि आप जब आध्यात्मिक होने चाहते हैं तो बहुत सारे मिथ, बहुत सारा अंधविश्वास आपके साथ जुड़ जाता है। तो अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने का काम फिर ज्योतिष करता है। पर लोगों का ज्योतिष को देखने का तरीका ही बहुत अलग है। लोग ज्योतिष को समझते हैं चमत्कार है, बाबा वाक्यम प्रमाणम, तो बाबा जी ने जो कह दिया वही वाक्य प्रमाण, जबकि ये तो टोटल रिसर्च वाली विद्या है और ये आपके मिथ तोड़ती है, आपका अंधविश्वास तोड़ती है।
ये आपको बताती है कि केवल मात्र पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से जिंदगी अकेले नहीं सुधरने वाली, काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। जब वो D10 चार्ट को पढ़ता है, वहां सिवाय कर्म शब्द के और कुछ सुनाई नहीं देता उसे, जिसे हम सफलता का चार्ट बोलते हैं। जब हम D1 में होते हैं तो सफलता के पीछे भाग्य ढूंढ रहे होते हैं। जब D10 में जाते हैं तो पता चलता है कि साहब भाग्य तो दूसरी चीज है, सफलता के लिए तो कर्म ही चाहिए। भाग्य हमें क्या दे रहा है? क्या भाग्य गलत है? नहीं, भाग्य तो बिल्कुल चाहिए हमें। भाग्य देता है अच्छा परिवार, अच्छा मित्र, अच्छा सलाहकार, अच्छा गुरु, अच्छा जीवन साथी और अच्छी औलाद। ये हमें भाग्य से मिलते हैं। सफलता तो साहब कर्म से ही मिलती है। अब जब इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो फिर समझ में आता है यार, जो हम बात कुछ और सोच रहे थे, हम तो किसी और दिशा में सोच के बैठे थे कि भाग्य के ग्रह को तगड़ा करेंगे और जीवन में सफल हो जाएंगे। ये तो मामला कुछ और निकल गया। भाग्येश को अच्छा करेंगे और बैठे बिठाए पैसा आया करेगा, है कि कोई आएगा नेताजी और कहेगा आपके अकाउंट पे इतना डाल देंगे, है। तो इतने सालों में कोई सरकार आई नहीं, खैर, और आनी भी नहीं। और जिस दिन आ गई तो समझ लेना हिंदुस्तान का पतन निश्चित है। जब भी आपको बिना प्रयास और बिना कर्म के मिलने लग जाएगा, उस मनुष्य का पतन निश्चित है। जिस कौम को बिना मेहनत का मिलने लग जाएगा, उस कौम का पतन निश्चित है। जिस देश को, जिस राज्य को फ्री का मिलेगा, उसका पतन निश्चित है। वहां के लोगों से कर्मठता है वो छिनना नहीं चाहिए। और आज के टाइम में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये हमारी कर्मठता को छीनना चाहती, फ्री बीज के नाम से। मैं इनसे बड़ा चिढ़ता हूं। पहले मुझे इन चीजों में बड़ा मजा आता था। मैं भी ये सोचता था अगर मैं नेता बना तो मैं भी लोगों को फ्री में बहुत सी चीजें करूंगा। फ्री देना कोई किसी समस्या का हल नहीं है। कुछ देर के लिए फ्री दिया जा सकता है, पर हमेशा के लिए नहीं। इससे आदमी में कर्मठता समाप्त हो जाती है। जिस आदमी को पता है बेटा करना तो खुद ही पड़ेगा, तो निश्चित रूप से मानिए वो मेहनत करेगा। अगर आप एक भिखारी को कह देंगे ना कि तुझे भीख नहीं मांगनी, सुबह पहले तेरे पास इतना भोजन आ जाएगा, 6 महीने बाद वो व्यक्ति भीख मांगने लायक भी नहीं बचेगा। और जिस दिन आप देना बंद कर दोगे वो मर जाएगा, क्योंकि भीख मांगना तो भूल गया बेचारा। आपने वो तो छुड़वा दिया। पहले तो बड़ा अच्छा सही ड्रामा करके वो निकाल लेता था अपना रोज का 500 रुपया, 1000 रुपया। अब आपने वो भी छीन लिया। आपने उसको कह दिया 5-7 हजार रुपये ले ले महीने के, और 15,000 वाले महीने के कमाने वाले आदमी को तुम 5-7 हजार रुपये ले आए। तो फ्री बीज जो होती हैं ये कुछ देर के लिए, कुछ क्षणिक होती हैं, कुछ लोगों को फौरी तौर पे मदद पहुंचाने के लिए उचित है, हमेशा के लिए कभी भी नहीं। अब मेरी क्लास में कई बार, मैं तो बड़ा फ्रीक्वेंटली बोल देता हूँ, कई माँ बाप बच्चों से परेशान हो जाते हो। मैं कहता हूँ भाई डाटा कितना, कभी उनको साथ तुमने कभी ऐसा व्यवहार किया, उनको समझाया, कभी उनको ऐसी निगाह से भी बताया कि बेटा कर्म कितनी बड़ी चीज है, कर्मठता। बेटे ने कहा पापा मोबाइल लेना है और एप्पल का लेना है, क्योंकि अब ये सैमसंग का खराब हो गया है, खास मजा नहीं आ रहा है इसमें, मुझे तो पढ़ाई करनी है। भाई पढ़ाई सैमसंग में क्या नहीं चल रही थी? बोला नहीं एप्पल चाहिए। अब पिताजी 1 लाख रुपए का फोन ये दिला रहे हैं सोच करके तू तो कमा रहा है 10 लाख रुपए महीना, इकलौता बेटा है, लाख रुपए का दे दे। आपने उसने मांगा, आपने दे दिया। अब उसके बाद 2 मोबाइल हो गए। पहला वाला कूड़े में पड़ा है, दूसरे वाले को थोड़े दिनों बाद कहता है पापा दूसरा मॉडल आ गया। हर तीसरे साल में नया मॉडल आना ही आना है, हर मोबाइल हर साल मॉडल लेके आएगा। जिस दिन भी वो नहीं देगा बाप,
उस दिन बाप दुश्मन हो जाएगा। तो आपको 5 साल बाद अगर अपने बेटे का दुश्मन बनना है, उसको अभी बिगाड़ने के बाद, तो बेटर है आज बन जाओ, आज मना कर दो कि बेटा नहीं, इतने में तो इतना ही होगा। तो आप देखो तो सही, उसको वैल्यू पता चलेगी। मुझे वो गुजराती पिता की कहानी मैं हमेशा याद रखता हूं कि बहुत अमीर आदमी ने अपने बेटे को कहा, अपने क्षेत्र में नहीं कमाना, दूर जाके कमाना है और तेरे को नौकरी करके कमाना है। माँ कहती है, हम लोगों को नौकरियां देते हैं, तुम बेटे को नौकरी करने दे रहे हो? अरे इसको तो बाहर जाएगा 10-15 हजार रुपए से कोई ज्यादा देगा ही नहीं। मेरा बेटा तो मारा जाएगा वैसे ही। ये 15 हजार में बेचारा कैसे सरवाइव करेगा? इसको 15 हजार से ज्यादा कोई देगा ही नहीं इसकी एजुकेशन के हिसाब से। कहता है कोई बात नहीं, 6 महीने काम करवाना है, मैंने कौन सा सारी जिंदगी करवाना है, पर 6 महीना तो मैं नौकरी करवाऊंगा, ताकि इसको पता चले जो 15 हजार रुपये कमा रहा है उसके साथ मेहनत करके, वो क्या सोचता है, वो क्या उम्मीद करता है अपने मालिक से, वो किस तरह का व्यवहार चाहता है अपने मालिक से। सीधा मैं इसको एमडी बना दूंगा, इसको तो पता ही नहीं ना, जो 15 हजार रुपये तेरी कंपनी में फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो बेचारा किस तरह से सोचता है। इसको पता ही नहीं होगा कि डांट की वैल्यू क्या है, क्योंकि इसने तो डांट खाई ही नहीं ना कभी। तो दूसरे को कैसे डांटेगा? ये तो डांट ही नहीं सकता, क्योंकि इसने डांट तो कभी खाई ही नहीं। ये तो झगड़ा कर सकता है बस, कि जैसे घर में रूस के बैठ जाता है और मम्मी मनाती फिरती है, ये कंपनी में भी रूस के बैठ जाएगा। ये सोचेगा एम्प्लॉय नीचे वाला मनाता फिरेगा, और एम्प्लॉय तो कोई नहीं आएगा मनाने के लिए। कि बॉस रूस गया है, मनाने जाओ सारे मिलकर के, आज साहब आप क्यों नहीं आए? वो कहेगा नहीं, मैं नाराज हूं तुम लोगों से, तुम लोग काम नहीं करते, आज से मैं कंपनी में नहीं आऊंगा। एम्प्लॉय कहेगा हम यही तो चाह रहे थे, तू आया ही मत कर, घर बैठ। हम कौन सा चाह रहे तू आएगा, हम भी अपना क्रिकेट खेलेंगे। तो क्या व्यापार चलेगा? व्यापार नहीं चलेगा। इसलिए समझदार व्यापारी अपने बच्चों को कुछ समय के लिए बड़ा कटु अनुभव के दौर से गुजारता है। जो सच्चा पिता है, सच्चे माँ बाप है, अपने बच्चे को कुछ समय के लिए संघर्ष के लिए छोड़ देते हैं, और संघर्ष हर इंसान को सिखाता है। एवरी टाइम हमें बुरी दशाएं खराब जरूर लगती हैं, पर वही दशाएं तो हमें सिखाने का काम करती है। अच्छी दशाओं में तो हम अर्न करते हैं, सीखते थोड़ी हैं। सीखते तो हम बुरी दशाओं में। अच्छा ये पट्टा भी मना कर गया पैसे देने से, अच्छा ये ग्राहक आया था, इससे तो झगड़ा ही हो गया, लो एक तो ग्राहक आया और इससे भी झगड़ा हो गया। अगले दिन वो ललट होके बैठेगा कि आज कोई भी ग्राहक आ जाओ, मैंने तो झगड़ा करना है, नीचे गाली दे दो। अगली बार नहीं झगड़ा करेगा, वो सीख गया। उसे एक एक ग्राहक की वैल्यू पता चल गई उस दुकानदार को, बुरे समय में। अब अच्छे समय में भी वो याद रखेगा कि एक एक ग्राहक की क्या वैल्यू। वो हर ग्राहक को रेस्पेक्ट देना नहीं भूलेगा। दैट्स इट। तो ये हमारी सोच के ऊपर है। तो ज्योतिष हमें एक सोच देता है, चाहे आप स्पिरिचुअली, चाहे आप मेटलिस्टिज्म में, कुछ भी इससे निकाल लो ज्योतिष विद्या से। ज्योतिष विद्या आपको बहुत हेल्प करती है। ठीक है? हाँ विनोद जी। थैंक यू सर। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुरुजी मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो जी कल की क्लास का था। कल जी जो 12वां भाव पढ़ाया था आपने, बृहस्पति की जमीन और राहु का मकान, जी। तो इसमें गुरुदेव कौन सा ताकतवर माना जाता है, बृहस्पति या राहु? मतलब जिसकी सिचुएशन जमीन के वो। सिचुएशन के अनुसार विनोद जी, अच्छा, अकॉर्डिंग मतलब टू। ग्रह का बल देख करके। हाँ हाँ, अभी लाल किताब में आगे यही चलेगा। अच्छा, एक दूसरा प्रश्न ये था, ये थोड़ा आम प्रश्न था, कि जैसे अभी रामनवमी गई थी तो लोगों ने झंडे लगाए घरों पे ऊपर। कोई हम्म। हरा झंडा उठाए घूम रहा है, कोई लाल, कोई पीला, कोई नीला, हाँ कोई हाँ कोई ट्राइंगल है, कोई स्क्वायर है, कोई रेक्टेंगल है। तो झंडे का भी कहीं एस्ट्रोलॉजी में है कुछ? हाँ हाँ, बिल्कुल केतु झंडा होता है। इसका क्या कनेक्शन है जी?
केतु झंडा मैंने एक्चुअली कहीं में पढ़ा था, गुरुदेव थोड़ा बीच में बोल रहा हूँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि केतु का उपाय करने के लिए लाल झंडा और चौकोर झंडा और नैऋत्य कोण में लगाएं। तो वो बिल्कुल। क्या है जी, थोड़ा सा कुछ हल्का सा बताएंगे? देखो, एक होता है झंडा हाँ जी। और झंडे के अंदर होता है डंडा। जी। झंडा प्रतीक है इस चीज का जी। कि यहाँ हमारा राज चलता है, और छिपा हुआ है उसके अंदर डंडा, कि जो हमारी बात नहीं मानेगा उसके लिए डंडा तैयार। जी। दैट्स कॉल्ड है झंडा। अब इसको समझो ज्योतिष के माध्यम से। जी। झंडा जो है केतु है, और केतु का स्वभाव मंगल के समान। वैदिक ज्योतिष में कहते हैं कुजवत केतु, केतुवत कुज। कुज कहते हैं मंगल को, जी। कुजवत केतु यानी कि मंगल के समान ही केतु है, और केतु के समान मंगल है। अब मंगल क्या है? डंडा। जो नहीं मानेगा उसको डंडा तैयार है। या तो आप झुक जाओ, नहीं तो हम नहीं टिकने देंगे आपको। अच्छा। आप कोई उस पे हरा रंग लगा लो, लाल लगा लो, पीला लगा लो, वो अलग अलग उनकी मान्यता है। झंडे की मान्यता सिर्फ इतना है कि साहब हम यहाँ के चौधरी हैं। झंडे का मतलब क्या हुआ? कोई कहता है झंडा कहाँ लगता है? स्पिरिचुअल संस्थाओं में झंडा लगे। हाँ जी। स्पिरिचुअल संस्था कहती है हम स्पिरिचुअली, हम सर्वोपरि हैं, ये हमारा झंडा है। हमेशा ध्यान रखना। जी। आप किसी को भी देख लो, मंदिरों पे झंडा होता है। मंदिरों में होता है कि नहीं? हाँ जी, होता है। जो हमारे आचार्य गण होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, हाँ जी। शंकराचार्य जी होते हैं, वो झंडा लेके चलते हैं। हाँ जी। कभी कभी उनके आगे एक व्यक्ति झंडा लेके चलता है। कभी जैन साधुओं को आपने चलता देखा होगा, तो वहां पर भी एक व्यक्ति जैन समाज का झंडा लेके चलता है। हाँ जी। हाँ जी। झंडा प्रतीक है ब्रांड का। झंडा ब्रांड है। तो लोग घरों पे क्यों लगा रहे हैं गुरुदेव? वो ब्रांड बनना चाहते हैं। मैंने बहुत घरों पे देखा है ना, कोई लाल झंडा, कोई नेताओं पीला झंडा। नेताओं की गाड़ियों पे झंडा देखा होगा ना आपने। हाँ जी। हाँ कोई जी। बीजेपी का झंडा लगाता है, कोई कांग्रेस का लगाता है ना। हाँ झंडा जी। हाँ जी। प्रतीक है ना कि हम ब्रांड है। अब जिस पार्टी को कोई नहीं जानता, वो बेचारा झंडा लगा के क्या करेगा? लोग देखेंगे नहीं। झंडा इस बात का प्रतीक है कि हम ऊपर जा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा नाम हो रहा है दसों दिशाओं। वो उस चीज का प्रतीक है। इसलिए ज्योतिष में ये मान्यता है कि जिसका बेचारे का नाम डूब रहा हो, उसको कह देते हैं भाई तू झंडा लगा ले, नैऋत्य अच्छा। कोण कोई। में लगा ले, साउथ अच्छा में जी। लगा ले। बस कोई ये मतलब। देवी का लगा लेता है, कोई हनुमान जी का, अब ऐसे वो उनकी छत्र। है श्रद्धा, वो अच्छा, किसको श्रद्धा की मानते बात। हैं वो उनकी श्रद्धा। अच्छा। अच्छा। इसका कोई मतलब नहीं कि हनुमान जी का ही लगाना है। अब कोई शिव जी का है तो बेचारा ओम लगा लेता है। हाँ जी। कोई देवी का है तो मां लिख के झंडा लगा देता है। इसका कुछ नहीं, ये शास्त्रगत चीजें नहीं है, ये सब हमने बना ली अपने आप। हाँ, मैं यही जानना चाह रहा था जी कि जो मतलब एस्ट्रोलॉजी हाँ, में कहीं पर है क्या इसका कोई, मैं यही जानना चाह नहीं, रहा हमने अपने आप बना लिए। महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान श्री कृष्ण सारथी बने, था। जी। अर्जुन जी बैठे हुए हैं वहां पर, और झंडा लगा दिया हनुमान जी का। हाँ जी। हनुमान जी बिठा दी झंडे के रूप में कि भाई हमारा झंडा हनुमान जी है, केतु है। जी। वो किस लिए लगाया? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हाँ। बल विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। युद्ध भूमि में फंस गए, बल भी दो, विद्या भी दो, सब चीजें चाहिए हमें। हर चीज हाँ का जी। उपयोग करेंगे, और हर चीज हमारे हनुमान जी के पास है। ऐसा कौन मान रहे? ऐसा वो लोग मान रहे जो युद्ध लड़ रहे हैं। जी।
क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जी विष्णु अवतार हैं और राम भी विष्णु अवतार है। जी और हनुमान जी कौन है? हनुमान जी विष्णु जी के सेवक हैं। सेवक हैं, भक्त हैं। और एक तरह से हम सेवक कह देते हैं, एक्चुअली वो सेवक थोड़ी, वो थोड़ी पैर दबा रहे, वो हाँ जी प्रोटेक्टर हैं। जब भी राम जी चलते हैं वो आगे आगे पहले देखते हैं, मुआयना करते हैं कि राम जी यहाँ से गुजर रहे हैं, देखो कोई समस्या तो नहीं है यहाँ। समस्या के निदान करता है, जी तभी तो उनका नाम है संकट मोचन हनुमान जी। हाँ जी मंदिर है ना हमारे देश में संकट मोचन, का मतलब क्या है? राम जी के संकट मोचन हनुमान जी हैं। और कृष्ण जी के भी फिर संकट मोचन कौन होंगे? हनुमान जी तो होंगे। हनुमान जी होंगे। तो हमेशा से है ना, तो हाँ अमर जी है। राम जी के टाइम में थे तो कृष्ण जी के टाइम में भी उन्होंने ही आना था। अब वो बताओ किसको वहां पे झंडे पे लगाते हैं? जब राम रावण का युद्ध हुआ तो सूर्य भगवान को पुकारा गया। सूर्य कौन थे? सूर्य स्वयं विष्णु। अच्छा बस हर व्यक्ति अपनी अपनी शक्ति का झंडा बुलंद करता है भाई। बात जी इतनी सी है, जिसका मन करे लगा लो। अच्छा हाँ, ठीक है मैं गुरुदेव, ये प्रणाम। कि अगर आप अपने खानदान के उचित ट्रेडिशंस को हमेशा फॉलो करते हैं, बाप दादाओं परदादों की बातों को फॉलो करते हैं, तो जी झंडा लगाने की आवश्यकता नहीं, सरकार झंडा लगा के देगी आप। ठीक है, जी जी धन्यवाद। थैंक यू गुरुदेव। ओके, चलिए आज समय हो गया, धन्यवाद। चलेंगे।